हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के अंदर होने वाला है हमारा सीटेट का आपका टॉपिक नंबर सेकंड। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको जीन प्याजे के बारे में बताया था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जीन प्याजे से संबंधित वो आपको उसके अंदर कराए थे, अच्छी तरीके से आपको समझाया था। आज मैं आपको कराऊंगा टॉपिक नंबर हमारा सेकंड है, और सेकंड टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आपके एग्जाम में 1 नंबर का कंफर्म आता है, कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है, जैसे पिछली बार 20 अगस्त वाले एग्जाम के अंदर आपका दे दिया था। ठीक है, वरना 1 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। जो जो बात है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा उनको कर लेना। मैक्सिमम आपका हर बार यही आता है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत एग्जामिनर क्या काम करेगा, नेम चेंज कर देगा या थोड़ी सिचुएशन चेंज कर देगा, या कभी कभी रिपीट भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 1 नंबर या 2 नंबर आज की वीडियो के माध्यम से आपके हो जाएंगे। टॉपिक नंबर सेकंड है। टॉपिक फर्स्ट आप लोग सर्च कर लेना है, सीटेट के जितने भी टॉपिक है चैप्टर आप लोग करते हो यूट्यूब पर सर्च मारकर और मेरा नाम लिख दिया करो। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, इसकी शुरुआत कर लेते हैं आज आपके लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में सबसे पहले अगर मैं आपको जिक्र करूं तो सीधा हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में मेन मेन चीज आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी क्लास चलने वाली है एग्जाम तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, ताकि बाकी क्लासेज आपको मिलते रहे। और अगर आपको ये पूरा कोर्स लेना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डिटेल में आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, तो टीचर की क्लास होगी सभी। और चाहे आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, कंटेंट हो गया, वो सभी आपको मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। वहां से आप लोग ले सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 की सीडीपी मैं पढ़ाता हूं और बाकी सब्जेक्ट आपको दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। साथ में आपको पोल भी मैं देता हुआ चलता हूं, और पोल के साथ आप लोग आंसर देना। बस थोड़ा सा समझ लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लगभग 45-50 मिनट के आसपास में आपकी वीडियो है, लेकिन आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस चीजों को समझ लेना। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की यहां पर जांच करी थी। अब हमें नहीं पता किस विषय की जांच करी। ठीक है, बहुत से कह रहे होंगे सर हमें पता है, हमें पता है। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन पहले जो चीज नहीं पता उसके बारे में पता कर लीजिए, वरना पता नहीं वो चीज आपको कब पता चलेगी। तो इस बात का पता हम लोग अभी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें लॉरेंस कोलबर्ग की, आज मैं कह रहा हूं, मैं ये हमारे बीच में नहीं है, यूएसए के आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग है। एक अच्छे खासे प्रचलित नाम इनका यहाँ पर रहा है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग का। अगर मैं लॉरेंस कोलबर्ग की बात करूं तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था आपके सामने आया, वो सिद्धांत दिया था आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने यहां पर दी थी। नैतिक, अब ये वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है कि नैतिक का क्या विकास करना है, इसके ऊपर जरा नजर डालते हैं। अब देखिए, एक वर्ड आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा, नैतिक, या जिसके बारे में आप लोग जानते हो नैतिकता। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो नैतिकता, आई होप आप लोगों को सभी को पता होगी कि जो नैतिकता होती है, यानी कि जो आपकी मोरलिटी होती है, वो क्या होती है। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता, नैतिकता के माध्यम से ये पता चलता है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ठीक है, जब आप लोग ये तर्क करते हो तो इसके माध्यम से ही तो करते हो ना, नैतिकता के माध्यम से ही तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज आपकी सही है और कौन सी चीज आपकी गलत है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं, जो आप लोग यहां पर वीडियो देख रहे हो, कि चोरी करना बुरी बात होती है, तो चोरी करना बुरी बात होती है, हमें किसने बताई? ये हमारे हमारे समाज ने बताई ना, हमारी फैमिली ने बताई, हमारे टीचर ने बताई, स्कूल ने बताई, सभी ने ये बात बताई कि चोरी करना बुरी बात होती है। यानी कि यहां पर क्या कही कि आपको नैतिकता निभानी है, चोरी करना कैसी बात होती है? गलत बात होती है। तो नैतिकता के बारे में किसने बताया? मोरलिटी के बारे में किसने बताया? ये बताया हमारे समाज ने। किसने बताया? ये बताया हमारे समाज, यानी कि हमारे सोसाइटी ने हमें बताया। आपके समाज में कोई ऐसा भी है जिसने कहा नहीं भाई चोरी करना अच्छी बात होती है? नहीं कहा ना ऐसी बात किसी ने। ठीक है, तो सभी ने यही कहा है ना कि चोरी करना गलत बात होती है। तो ये आपको समाज बताती है जो नैतिकता होती है। ठीक है, कि क्या कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ठीक, इसलिए एक पॉइंट यहां पर ये निकल जाता है कि जो आपकी नैतिकता होती है, नैतिकता का संबंध बाय बर्थ नहीं होता। यानी जो नैतिकता होती है वो जन्मजात नहीं होती है। क्या नहीं होती? बाय बर्थ नहीं होती, जन्मजात नहीं होती।
बल्कि ये समाज द्वारा बताई जाती है। किसके? समाज द्वारा बताई जाती है। कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद ये थोड़ी कहता है हाँ भाई मैं पैदा हो गया और मम्मी नमस्ते पापा नमस्ते मुझको जिंदगी में लाने के लिए, ठीक है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, नर्स को थोड़े और पैसे फालतू दे दीजिए, ये कर दीजिए, ये थोड़ी करता है बच्चा जन्म से। समाज बताता है ना ये सब चीजें, तो अच्छे बुरे के बारे में उसको, ठीक है दूसरों की मदद करनी है, पैसा देना है या किस प्रकार से करना है। तो ये आपका संबंध हो गया यहाँ पर नैतिकता का। अब नैतिकता के अंदर देखिए इन्होंने जो मैं कंसेप्ट की बात करूं, दो यहाँ पर चीज बताई जिसके ऊपर आप लोग नजर डालिए। पहली बताई इन्होंने मोरल डिलेमा के बारे में बताया। पहले बताया इन्होंने आपका मोरल डिलेमा के बारे में बताया, ठीक है क्या बताया? मोरल डिलेमा के बारे में बताया, जिसको कहा जाता है नैतिक दुविधा। क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है यहां पर नैतिक दुविधा। अब क्या होती है नैतिक दुविधा? नैतिकता के बारे में पता चलिए आपको। अब नैतिक दुविधा क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो वीडियो देख रहे हो अभी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप में से किसी लड़की की शादी हो रखी है और शादी होने के बाद उसके सामने एक सिचुएशन रख दी, मैंने रख दी मान लीजिए, ठीक है जो शादीशुदा महिला है ध्यान से देखना। तो मैं कहता हूं कि भाई बताइए आप लोग अपने, अगर मैं दो ऑप्शन आपके सामने रख दूं, दो तथ्य रखूं, दो चीजें रखूं या दो पर्सन रखूं, तो आप उसमें से किसे सेलेक्ट करोगी? तो मैंने आपके सामने, ठीक है और जिनकी शादी भी होने वाली वो भी ध्यान से सुनते जाना, देखता हूं कितना चेंज आएगा। मैंने कहा या तो आप अपने हस्बैंड को चुनिए, ठीक है अपने पतिदेव को चुनिए या अपने फादर को चुनिए। बताओ भाई शादीशुदा जो महिला है वो यहां पर किसको चुनेगी? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। अपने घर वाले को चुनेगी या फिर अपने पापा को यानी पिताजी को चुनेगी? तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या आ गई? जो महिलाएं है यहां पर उनके सामने आ गई नैतिक दुविधा। ये दुविधा के अंदर फंस गई यार, अगर यहां पर पिताजी को चुन लिया तो पति नाराज हो जाएंगे, ठीक है जो भाई पति वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखना आपकी घरवाली क्या आंसर देती है। जो पिताजी को चुन लिया घरवाला नाराज हो जाएगा यार, ठीक है सही से बात भी नहीं करेगा, जा अपने बाप के घर चली जा। अगर यहां पर पिताजी को नहीं चुना तो पिताजी तो एक बार को कहेंगे कोई बात नहीं बेटी शादी के बाद तेरा वही घर है, ठीक है कोई पिताजी ये थोड़ी कहेगा कि जा अपने वही चली जा, जहां तेरा पति है आज के बाद हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों का जो आंसर जाएगा वो पति के साथ जाएगा, ठीक है किसके साथ जाएगा? पति के साथ ही तो जाएगा, या कोई ऐसा भी है सभी लोग हस्बैंड हस्बैंड कह रहे हैं, कोई पापा भी कह रही है, इनके पापा वालों के साथ इनके हस्बैंड के नाम और भेज दो, हम अभी बता देते हैं कौन कौन अपने हस्बैंड पापा के साथ जा रही है। तो यहां पर जो महिलाएं जो अभी आप लोग कमेंट कर रही हो, आप लोग नैतिक दुविधा के अंदर फंसे थे। किसने फंसाया? मैंने फंसाया। मैंने आपके सामने ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी कि बताओ आप दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करती हो, किसके साथ रहोगी? तो आप नैतिक दुविधा के अंदर फंस गए। जब आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया कि सर हम तो अपने पतिदेव के साथ रहेंगे, अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे, यानी आप लोगों ने दो दुविधाओं में से एक का फैसला कर लिया, ठीक है आपने क्या काम करा? दो दुविधाओं में से एक का फैसला कर लिया, जिसको कहा जाता है मोरल रीजनिंग, जिसको कहा जाता है नैतिक तर्कना, जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। अब आपने तर्क लगाया कि यार जैसा भी है मेरा पति मेरा परमेश्वर है, ठीक है गाना भी तो चलता था इसके ऊपर, जैसा भी है भला भी है मेरा पति, कुछ ऐसे गाना था। बताओ महिला क्या गाती हो पति के लिए? तो आप लोगों ने नैतिकता का यह तर्क करा कि भाई जैसा है रूखा सूखा जो भी है तो मेरा घर वाला, इसके साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है, ठीक है तो आपने नैतिकता का तर्क करा और यहां पर अपने हस्बैंड के साथ आप लोग चलेगी। तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो नैतिक दुविधा होती है, नैतिक तर्क होता है, नैतिक तर्कना जिसको यहां पर कहा जाता है। तो ये क्या होता है? जब किसी दो चीजों के मध्य में कोई फंस जाए, दुविधा के अंदर फंस जाए, डिसीजन ना ले पाए तो आपकी नैतिक दुविधा है, और जब उसके ऊपर तर्क करना शुरू करे, चिंतन करना शुरू करे और एक डिसीजन ले ले तो ये आपकी मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्कना होती है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? ठीक है पल्लवी तिवारी कह रही है हस्बैंड कह रही है, पल्लवी तिवारी के हस्बैंड इनके ऊपर नजर रखो भाई। और कौन कौन सा हस्बैंड कह रही है? ओ सॉरी फादर कह रही है। सुजाता यादव ने भी फादर का, इनके घर वाले भाई देख लो, ठीक है ज्यादातर आपके फादर के साथ जा रही है दो चार। क्वेश्चन दिया है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से, यानी जो बच्चे होते हैं जो अडल्ट होते हैं उनसे संबंधित किस विषय की जांच करी थी? बताओ किस विषय की जांच करी थी? पहला प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, इमोशंस का नहीं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जी नहीं, इन्होंने जो करी थी वो करी थी नैतिक तर्क का विकास, यानी कि आपके करी थी मोरल रीजनिंग का डेवलपमेंट करा था। या कभी कभी सिर्फ सिंपल एग्जाम में पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, अब आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, या नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, या मोरल रीजनिंग का जो आपका कंसेप्ट है उसको किसने डेवलप करा था? तो ये करा था आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर, ठीक है। पति 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 की लाइन लग गई पूरी, ठीक है कितना प्यार करती है सब अपने पति से, ठीक है।
फिर बेचारे वो परेशान क्यों रहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या होगा। देखिए दोबारा आ जाते हैं अपने इसी पर। अब यहां पर लॉरेंस कोलबर्ग की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, लॉरेंस कोलबर्ग की बात हो रही है। लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा कि जो नैतिकता होती है ना, ये नैतिकता आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम ही आपके अंदर ये नैतिकता आ गई, ठीक है, आप लोगों ने एकदम ही अपने हस्बैंड को चुन लिया। मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा यहाँ पर होगा ना, और छोटा बच्चा को आप कहोगी कि बेटा आपकी जब बड़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तो आप किसको ज्यादा प्यार करोगे, अपने पापा को या अपने होने वाले पति को। उसको मतलब नहीं है होने वाले पति से, वो कहेगी पापा से करूंगी, सबसे ज्यादा प्यार मैं पापा से करूंगी, पापा की परी बनी हुई, ठीक है। तो नैतिकता एकदम थोड़ी आई है, नैतिकता स्टेप बाय स्टेप आई है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, समझ उसको बढ़ती जा रही है, उसके अंदर नैतिकता आती जा रही है। तो इसके लिए नैतिकता को बताने के लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने बताए थे, भाई यहां पर तो जगह ही नहीं है, इन्होंने बताए थे आपके बेसिकली 3 लेवल बताए थे, 3 स्तर इन्होंने बताए थे कि इन 3 लेवल से होकर प्रत्येक बच्चा गुजरता है और जिसको नैतिकता की समझ आती है। और इन 3 लेवल की 2-2 आपकी स्टेज थी, ठीक है, क्या थी, इन 3 लेवल की आपकी 2-2 स्टेज थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने लेवल कितने बताए, स्तर कितने बताए, 3, और स्टेज कितनी बताई थी, उनकी 2-2 स्टेज थी, तो 6 टोटल स्टेज हो गई, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब पहले हम लोग बात करते हैं लेवल की, बात करते हैं लेवल के ऊपर आ जाइए, ठीक है, लेवल की बात करते हैं। देखिए कितने लेवल बताए इन्होंने लेवल बताए आपके 3 लेवल बताए। कौन कौन से लेवल बताए, जरा उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं कि 3 लेवल कौन कौन से इन्होंने बताए हैं। और ध्यान से इनको इंग्लिश में नाम याद करना, हिंदी के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। इन्होंने जो 3 लेवल बताए, ये इस पूरे चैप्टर की जान है। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं 90%, 95% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये इसकी जान होती है। एक बार में समझ जाओगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं लेवल की बात करूं, पहला लेवल होता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। कौन सा होता है, पहला लेवल होता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। दूसरा लेवल की अगर मैं बात करूं, दूसरा लेवल होता है आपका कन्वेंशनल लेवल। दूसरा लेवल कौन सा होता है, कन्वेंशनल लेवल होता है। अगर मैं तीसरे लेवल की बात करूं, तो तीसरा लेवल होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कौन सा, पोस्ट कन्वेंशनल, आगे खुद लिख लेना भाई, और लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल इन्होंने बताए। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे ऊपर नजर डालना, ठीक है, मेरे ऊपर डालो नजर। 3 लेवल बताए, ठीक है। अब इन 3 लेवल के अकॉर्डिंग बच्चा गुजरता है और अपनी नैतिकता का विकास करता है, ठीक है। अब जो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, इस प्री कन्वेंशनल लेवल, बेसिकली ये लेवल जो शुरू होता है, एग्जैक्ट उम्र के ऊपर आप लोग ना ही जाइए तो ठीक है, लगभग आप लोग मान सकते हो 4 साल से लेकर 10 साल तक का जो बच्चा होता है, वहां तक का होता है। आप कहोगे सर 4 साल से जो पहले है, तो वहां पर क्या बच्चा नैतिकता नहीं दिखाता, जी नहीं, वहां पर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती, यानी नैतिकता का एब्सेंस होता है, अनुपस्थिति होती है नैतिकता की। इससे पहले बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो 2 साल का बच्चा बड़ों के ऊपर सूसू कर देता है, ठीक है। तो ये क्यों करता है, उसको पता थोड़ी है कि बड़ों के ऊपर सूसू करना होता है, ठीक है। तो यहां पर इससे पहले नैतिकता नहीं पाई जाती है। तो यहां पर जो बच्चा नैतिकता दिखाता है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो व्यवहार के अकॉर्डिंग दिखाता है, किसके, व्यवहार के अकॉर्डिंग दिखाएगा। उसके अलावा दूसरी स्टेज पर जो बच्चा यहां पर दूसरे लेवल पर जो बच्चा नैतिकता दिखाता है, वो दिखाता है अपने समाज के अकॉर्डिंग, यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग नैतिकता दिखाता है। जो बात समाज ने बोल दी वो सही है, जो बात समाज ने गलत मान ली वो यहां पर गलत मान लेता है, सिर्फ समाज के अकॉर्डिंग यहां पर चलता है। और आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसमें बच्चा नैतिकता दिखाता है, जो उसको खुद सही लगता है उसको मानेगा, समाज की नहीं मानेगा। समाज ने कहा ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो वो कहेगा नहीं, पहले मैं देखूंगा, खुद से देखूंगा, ठीक है, कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, ठीक है। तो जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, यहां पर एक तरीके से बच्चा व्यवहार के अकॉर्डिंग नैतिकता दिखाता है, कन्वेंशनल लेवल पर समाज के, सोसाइटी के अकॉर्डिंग दिखाता है, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर खुद के अकॉर्डिंग दिखाता है। अब यहां पर जो इसने क्वेश्चन पूछा सामने आपकी स्क्रीन पर, इसने तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के जो लेवल होते हैं, स्तर होते हैं, उनका सही क्रम क्या होता है। तो सही क्रम मैंने अभी आपको बताया, पहले नंबर पर आपका कौन सा होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, दूसरे पर कन्वेंशनल लेवल होता है, तीसरे पर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, तो आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। सर जी हिंदी में भी बताइए, इसलिए मैंने कहा था भाई इनके नाम इंग्लिश में याद कर लो, जो हिंदी में बताने वाली चीज होती है, मैं ज्यादातर आपको बाइलिंगुअली पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपको देता है कि जो कैरोल गिलिगन है, ठीक है, अब जरा कैरोल गिलिगन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। कौन है कैरोल गिलिगन, अब जरा इस बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग आ रहे हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। मैंने आपको टॉपिक फर्स्ट के अंदर बताया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो सबसे पहले शुरू करने वाले थे वो था आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सबसे पहले नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर काम करा था, लेकिन फिर इनका मन जो है, इनका जो इंटरेस्ट है चिंतन में चला गया, तो इन्होंने इसको छोड़ दिया था। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को फिर पकड़ लिया था। तो वहीं पर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम कर रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर लॉरेंस को कह रहा हूं मैं भी, कैरोल गिलिगन थी जो एक तरीके से असिस्टेंट थी इनकी, ठीक है। तो इन्होंने इनके भी सिद्धांत की आलोचना करी कैरोल गिलिगन ने। जो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने, और जो इन्होंने आपका जीन पियाजे ने जो ये सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसकी भी आलोचना करी। दोनों की आलोचना करी, महिला ने पुरुष की, दोनों पुरुषों की आलोचना करी। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जो कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना करी थी, तो उसमें यह तर्क दिया था कि जो पुरुषों की जो नैतिकता होती है उनका आधार क्या होता है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता होती है उनका आधार क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या करी थी। इन्होंने कोलबर्ग साहब से कहा कि जो कोलबर्ग साहब है, ठीक है सर, आपने जो अपना ये सिद्धांत दिया है अच्छा सिद्धांत है, बढ़िया सिद्धांत है, लेकिन अपने सिद्धांत के अंदर आपने जेंडर वाइज करा है। क्या करा है आपने सिद्धांत के अंदर, आपने करा है जेंडर वाइज करा है, यानी कि भेदभाव करा है आपने लड़के और लड़कियों के बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में आपने भेदभाव करा है। इन्होंने कहा भाई क्यों, कैसे भेदभाव करा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा एक बात, सिंपल सी बात बताई, देखो अब नैतिकता के बारे में इन्होंने बताया, जैसा आप लोग यहां नैतिक दुविधा के अंदर फंस गई थी, जो महिलाएं थी आपके सामने नैतिक दुविधा आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर कोई ऐसी महिला है जो लिख रही है कि मुझे अपना पति बढ़िया नहीं लगता, मुझे तो अपना पापा बढ़िया लगता है, आई लव माई डैडी, भाड़ में जाए मेरा घर वाला। अब भाई वहां पर क्या काम हो गया, उसके घर वाले ने उसको, उस लेडी को दबा के कूटना शुरू कर दिया। अच्छा तू अपने पापा के पास जा रही है, वो खा तू यहां कर रही है, बात अपने पापा की कर रही है। तो यहां पर जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने अपनी जो थी उनका बैंड बजा दिया, यानी कि पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के बाद जो आपके फादर थे, लड़की के फादर थे, लड़की का फादर भी आया, उसके भाई भी आए, लड़की के जो आपके भाई भाई थे वो भी आए, रिश्तेदार भी आए, और उन्होंने आकर जो यहां पर हस्बैंड था, अब इन्होंने इसकी बैंड बजा दी। ध्यान से सुना मेरी बात, अब इन्होंने इसकी बैंड बजा दी। अब जब इन्होंने, फादर ने, भाइयों ने मिलकर हस्बैंड को पीटना शुरू करा, तो ये किस नजरिए से सोच रहे हैं, जो यहां पर महिला होगी वो क्या कहेगी कि पिताजी बस रहने दो, बहुत पिटाई होगी, देखना अब ज्यादा पिट गए, रहने दो, और भैया रहने दो, अब ये ज्यादा पिट गए, अब इन्हें छोड़ दो। तो महिला ज्यादातर यही सोचेगी ना, या कोई महिला कहेगी हट जाओ मैं भी दो चार इसके ऊपर और हाथ सेक लूं, नहीं कहेगी ना इसे। और यहां पर जो इसके फादर रहेंगे और हस्बैंड वो रहेंगे भाई, वो कहेंगे तू अब पीछे हट जा लड़की, ठीक है, आज तू पीछे हट जा, आज इसे देख लेंगे, बहुत तुझे मारता है ना, आज इसे निपटा के जाएंगे बढ़िया तरीके से, तुझे जिंदगी में कभी नहीं मारेगा, इसके आज टांगे तोड़ देंगे। तो दोनों के जो नैतिकता का जो स्तर था, सोचने का जो तरीका था, चिंतन का तरीका था, वो कितना अलग है। महिला कह रही जी बहुत पिटाई होगी, इतनी बहुत है, इसके लिए छोड़ दो, है तो जैसा तैसा मेरा घर वाला। लेकिन यहां पर जो इसके फादर और भाई वो कह रहे नहीं आज इसे रगड़ के जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो दोनों के सोचने में जो नजरिया है, वही क्वेश्चन आपका यहां पर पूछ रहा है कि जो यहां पर नैतिकता का जो आधार होता है, किसका नैतिकता का आधार होता है, पुरुष किसके माध्यम से सोचते हैं, पुरुष सोचते हैं जस्टिस पर्सपेक्टिव के माध्यम से सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए, बहुत मेरी लड़की को परेशान कर लिया, आज तो इसे बढ़िया तरीके से सुधार के जाएंगे, एक काम कर इसकी एक टांग और तोड़ दे, ना ये ज्यादा चलेगा ना ज्यादा करेगा, ठीक है। वो लड़का कहता है जी अभी तोड़ी, ठीक है। वो हस्बैंड चिल्लाएगा बे साले, साले ही लगेगा उसका, मैं तेरा जीजा हूं, वो कहेगा आज कुछ नहीं, आज तो जस्टिस पर्सपेक्टिव के माध्यम से सोचेंगे, तूने मेरी बहन को परेशान करा, आज हम तुझे परेशान करेंगे। लेकिन वहीं पर लड़की क्या सोचेगी, केयर पर्सपेक्टिव से सोचेगी। किससे, केयर पर्सपेक्टिव से, कि बस पापा, बस भैया बहुत इसकी पिटाई होगी, अब रहने दो, अब ये सुधर जाएगा, अब कुछ नहीं कहेगा। तो दोनों के सोचने में जो नजरिया है ना, तो दोनों के सोचने में नजरिया अलग होता है। तो ये किस माध्यम से सोचती है, फीमेल सोचती है केयर पर्सपेक्टिव के माध्यम से, और मेल सोचता है जस्टिस पर्सपेक्टिव के माध्यम से। तो इन्होंने आलोचना में ये कहा कि लॉरेंस कोलबर्ग, आपने जो सिद्धांत दिया, आपने हिंज की स्टोरी बताई, वहां पर चीजें निकाली है, जितने भी एक्सपेरिमेंट करे सब ज्यादातर पुरुषों के ऊपर करे, महिलाओं का आपने ज्यादा नहीं करा। तो महिलाओं के लिए मैं आऊंगी, कैरोल गिलिगन महिला थी, तो मैं आऊंगी महिलाओं के लिए, और मैं आपके सिद्धांत की आलोचना करूंगी, मैं अपना खुद का एक सिद्धांत दूंगी।
मानूंगी, इन्होंने खुद का भी दे दिया अपना सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर आप लोग सोच गए कि पुरुष किस माध्यम से सोचते हैं, जस्टिस पर्सपेक्टिव से, और महिला केयर पर्सपेक्टिव के माध्यम से यहां पर सोचती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, ऐसी बनती है ना सिचुएशन, ठीक है, शादी वगैरह के बाद में। अगला क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है, वो अपने घर वाले को भी तोड़ देती है और अपने फिर पिताजी को और भाई को बुलाती है कि पिताजी आप भी थोड़ा आज तोड़ो। ठीक है, अब आप लोग भी कैरोल गिलिगन के सिद्धांत की आलोचना कर सकते हो कि यहां पर आप लोग कह सकते हो कि भाई कुछ महिलाएं जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचती है और कुछ पुरुष जो है केयर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि कोई बात नहीं भाई, है तो तेरा घर वाला, रहने दे, ज्यादा मत मानना, एक दो मार के छोड़ देना। किसी के पिताजी ऐसे कहेंगे, लड़के कहेंगे ना आज इसे खत्म करके रहूंगी मैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मतलब ये नैतिकता का जो आधार है चेंज होता रहता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं केयर पर्सपेक्टिव के माध्यम से ही सोचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चे के नैतिक तर्क क्या होते हैं, दंड से बचने हेतु यानी पनिशमेंट से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। यानी कि बेसिकली बात करी जा रही है जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, जो यहां पर एक तरीके से व्यवहार पर आधारित होता है, जैसा व्यवहार उसके साथ होता है उसी प्रकार की नैतिकता यहां पर दिखाता है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञाकारी बनना है। पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञाकारी कैसे बनना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे से थे, तो हम छोटे थे या आप लोग भी जब छोटे थे तो हमारे घर के अंदर जब मेहमान आते हम क्या काम करते थे, आते उनके पैर छू लिए, नमस्ते करी उन्हें, ठीक है, दुआ सलाम जो भी आप लोगों ने करी। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको बच्चों को बताई हुई है घर वालों ने कि बेटा रिश्तेदारों को नमस्ते करनी होती है, पैर छूने होते हैं, अगर तुमने ये नहीं करी ना तो तुम्हें तोड़ देंगे बढ़िया तरीके से। तो बच्चा यहाँ पर जो आज्ञाकारी बनना है, यहाँ पर जो ओबिडेंस बनना है, आज्ञा का पालन कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, दंड से बचने के लिए कर रहा है। उसे पता है रिश्तेदार जैसी घर से निकलेंगे उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे दबा के तोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, मुझे सुनाएंगे, पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पर बच्चा जो नैतिकता दिखा रहा है वो किस वजह से दिखाई, बच्चे ने नैतिकता दिखाई दंड से बचने के लिए दिखाई। तो आपका कौन सा लेवल है जो एक व्यवहार के अकॉर्डिंग है, ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है। और इसकी जो एक स्टेज है, दो स्टेज में से एक स्टेज है आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो फर्स्ट के साथ जा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्य को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट, जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, अगर तुम मुझे प्यार करोगे मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम मुझे मारोगे मैं तुम्हें मारूंगा। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जो छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चे क्या काम करते हैं, शेयर करते हैं चीजों को। ठीक है, ज्यादातर जैसे भाई आज तू टिफिन के अंदर क्या लाया, भाई मैं आज तो आलू के पराठे लाया, तू क्या लाया, भाई मैं सैंडविच लेकर आया। ठीक है, तो यार थोड़ा तू मुझे दे दे, थोड़ा मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर कर रहे हैं, अगर तू मुझे आलू का पराठा दे देगा तो मैं तुझे सैंडविच दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर बच्चे ने क्या काम करा, उसने उसके आलू के पराठे की चोरी कर ली या उससे छीन लिया, तो दूसरा बच्चा भी उसके साथ फिर वैसी व्यवहार करेगा। छोटे बच्चों की आपस में खूब लड़ाई होती है ना, आपके घर के अंदर छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चों को कभी देखना, अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे ने मार दिया तो वो भी उसके पीछे भागेगा कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा इसे। ठीक है, अभी हमारे घर के अंदर भांजा भांजी आए हुए थे, तो जो भांजी थी आई होप आप जानते होंगे, किट्टो, तो किट्टो ने तेजी को मार दिया, तेजस को। ठीक है, तो तेजस कह रहा हट जाओ मुझे छोड़ दो, अब मैं इसका मारूंगा, हट जाओ पीछे हट जाओ साइड में जो है। ठीक है, यानी टिट फॉर टैट, अगर जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है, तो ये आपकी टिट फॉर टैट की स्टेज कैसी होती है, व्यवहार के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि आपका प्री कन्वेंशन लेवल हो गया। कौन सा लेवल हो गया, आपका प्री कन्वेंशन लेवल हो गया। और प्री कन्वेंशन लेवल की एक आपकी स्टेज पहले गई पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरी होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था इनके नाम इंग्लिश में करना, हिंदी में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे वरना इसके अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर देखे क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर यहां पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आ गया, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पेपर पेन टेस्ट, ड्राइंग या रिपोर्ट कार्ड। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या काम करा था, इन्होंने बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई थी, जैसे मैंने अभी आपके सामने बना दी, महिलाओं के सामने अपने पति के चुनोगी या अपने पिताजी को चुनोगी। ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दी, तो यहां से कुछ रिजल्ट निकल कर आया। हालांकि मैंने महिलाओं से पूछा, लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग ने जितनी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई या ऐसी कहानियां बताई वो ज्यादातर पुरुषों पर ही आधारित थी सारी। ठीक है, महिलाओं को इन्होंने कम आंका था, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना हो गई थी। ठीक है, इसलिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया
महिलाओं से संबंधित लिया था, कभी मेरी भी आलोचना कर दे, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन्होंने दी थी, जैसे अभी आप लोग हिंज की स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है। हिंज की क्या स्टोरी है, हिंज की स्टोरी देखिए आप लोग ध्यान से। एक हिंज नाम का आदमी था, ठीक है, हिंज नाम का आदमी था, उनकी एक वाइफ थी, और कमेंट में बताना कि दोनों में से क्या चीज सही है, ठीक है। तो हिंज का एक वाइफ था, उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, उनको बीमारी थी, ठीक है। तो वाइफ की जब तबीयत खराब हो गई तो हिंज किसके पास गया, हिंज गया डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब क्या स्टेटस है मेरी वाइफ का। उन्होंने कहा भाई ये एक पर्टिकुलर दवाई है, ये उस आदमी के पास मिलेगी, उसने इसको बनाया हुआ है, उसी के पास ये दवाई है, और ये दवाई कहीं नहीं मिलेगी। अगर ये दवाई नहीं मिली तो आपकी वाइफ क्या है, मर जाएगी। हिंज ने कहा जी ऐसा मत करिए, एक ही तो मेरी वाइफ है, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कहा था मतलब, तो मैं उसके पास जाऊंगा। तो ये जो हिंज था उस आदमी के पास गया, ठीक है। किसके पास गया, उस आदमी के पास गया और कहा कि आदमी आदमी वो दवाई मुझे दे दो, मैं अपनी घरवाली को बचा लूंगा, ठीक है। तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा, ये इतने की दवाई है, अगर इतने में लेनी है तो ठीक है। हिंज ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहां पर देखो सिचुएशन क्या बन गई, दो सिचुएशन बन गई। हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस दवाई को ले सके और उस दवाई को लेने के बाद अपनी वाइफ की जान बचा सके, और दूसरा तरीका था चोरी का, या तो चोरी करके उस दवाई को ले ले या फिर अपनी वाइफ को मरने के लिए छोड़ दे। अब ऐसी सिचुएशन में हिंज को क्या काम करना चाहिए, अपनी वाइफ को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए या चोरी कर लेनी चाहिए, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अब हिंज को क्या करना चाहिए आप लोग बताओ। तो ये इस प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी। अब जैसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, कहानी बताई इन्होंने, ठीक है। तो यहां से आप लोग अलग अलग आंसर बताओगे जी। उसको क्या नाम है, दवाई की चोरी कर लेनी चाहिए, इसका क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत चोरी कर लेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जो अपनी घरवाली तो बच जाएगी उसकी, ठीक है। कोई कहेगा नहीं, अगर ऐसे सब चोरी करेंगे तो फिर आदमी का फायदा ही क्या हुआ, दवाई बनाने का, उसको बेचने का। चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे उसकी वाइफ भी मर जाए। तो आप लोग अलग अलग तर्क दोगे, ज्यादातर आप लोग इसके साथ जाओगे कि मतलब चोरी करनी चाहिए उसे, ठीक है। तो ये सब इन्होंने इस प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, और इसी से रिजल्ट निकलता है। जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, आप लोग अलग अलग आंसर दोगे, नहीं सर हिंज को चोरी करनी चाहिए, नहीं सर चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इसी से चीजें निकलती है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं करनी चाहिए, फिर आप कहोगे सर जान बचानी जरूरी है, ठीक है, जान बचाने के लिए तो चोरी भी हो जाए कोई बात नहीं। इन्हीं से अपने इन्होंने सिद्धांत के अंदर चीजों को शामिल करा था। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे तो उन्हें आपसी सहमति से और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। तो यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था के अंदर आता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, एक आपके सीटेट के एग्जाम में लैंग्वेज वाले सेक्शन में यह आता है कि जो हिंदी है वो हमारी राजकीय भाषा है, ठीक है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो आपकी इंग्लिश है वो आपकी शहर राजकीय भाषा है, ठीक है, यानी आपकी को ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब यहां पर इंग्लिश की जो बात होती है ना, अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कानून है जो आजादी से पहले के टाइम के चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश है, हम इंग्लिश को कोर्ट की लैंग्वेज भी माना जाता है, कोर्ट के अंदर आपकी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी इंग्लिश बोली जाती है। हालांकि अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कानूनों को खत्म किया था, लेकिन ये कानून भी खत्म होने चाहिए जो कोर्ट के अंदर इंग्लिश बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार इंग्लिश को बोली जाए, हिंदी बोल सकते हैं, या जो मातृभाषा है उसका यूज हो सकता है कोर्ट के अंदर, तो इंग्लिश ही क्यों जरूरी हो। अगर मान लीजिए आपको ये चीज आ रही है और आप चाह रहे हो कि ऐसे कानूनों को बदला जा सकता है, तो अब आप लोग बताइए कि वो बच्चा किस स्टेज में होगा जो इस बातों के यहां पर सोच रहा है कि अगर कोई कानून ठीक नहीं है, अगर कोई कानून हमारे लिए नहीं है तो उस कानून को बदल दो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी क्या होता है, जैसा मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीडेंट होने के बाद ज्यादातर लोग देखते हैं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं जाता कि भाई अगर हेल्प करेंगे तो पुलिस हमसे भी कार्रवाई करेगी और पता नहीं डॉक्टर क्या पूछेगा, हमारे ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग क्या सोचोगे कि यार कोई बात नहीं, देख लेंगे, सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन बेचारे की जान तो बचाएंगे जिसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपने क्या काम करा, आपने कानून नियम नहीं माने। क्योंकि कानून नियम क्या रहेगा, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में पहले कानून था, मान लीजिए किसी को गोली लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ भाई इसका इलाज बाद में होगा, पहले पर्चा भरेगा, पर्चा, ठीक है, क्या भरेगा, पर्चा, इस पर्चे को भर के लाओ, सारी डिटेल लाओ। अरे भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका पर्चा कहां से भर के लाएंगे, पर्चे भरने में टाइम चला जाता है, पता चला इसमें इतने में मरीज की जान चलेगी। अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक आपकी योजना चलाई थी, आई थिंक फरिश्ते नाम उसका योजना था, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान कोई व्यक्ति बचाता है तो उनसे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां पर जो हॉस्पिटल के पर्चे भरवाए जा रहे हैं,
ठीक है, क्या भरवाए जा रहे, पर्चे भरवाए जा रहे। तो इस कानून को बदला जाना चाहिए, नहीं बदला जाना चाहिए? जान जरूरी है, पर्चा जरूरी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जान जरूरी है, पर्चा जरूरी है? तो यहां पर आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदल दो। किसको बना दो, बदल दो, कानून को बदल दो। अब ये बताइए ये आपकी कौन से लेवल के अंदर हो जाएगा? प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर होने सरा, पोस्ट, और उसके अलावा कन्वेंशन लेवल के अंदर मैंने आपको बताया था समाज की चीजें होती है, समाज के कानून होते हैं, चाहे आदमी मर भी जाए लेकिन समाज के अकॉर्डिंग चलेगा। तो बचा क्या आपका, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की बात ये करता है। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फर्स्ट के साथ जा रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आजकल तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, वो वीडियो बनाने लग जाते हैं, उसको डाल देते हैं यूट्यूब के ऊपर, जबकि जाकर पहले दूसरे की जान बचानी चाहिए। ठीक है, तो वरना नैतिकता आदमी के अंदर क्या हुई, आज की डेट के अंदर तो नैतिकता खत्म ही हो गई है। कोई मर रहा है तो मरने दो। ठीक है, ये वाला काम हो गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आया। मैं देख रहा था, एक लड़की थी, मुझे कुछ समय पहले की स्टोरी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उस लड़की को कई सारे चाकू गोप गोप के मारे लड़के ने। ठीक है, उनका फ्रेंड था, उन्होंने गोप गोप कर मारे, और पब्लिक उसके नजदीक से गुजर रही है। अब इतनी सारी पब्लिक है, लेके उसके दो मारते, पकड़ लेते, क्या पता बेचारी बच जाती। लेकिन आजकल लोगों के अंदर ये नैतिकता है ही नहीं, अगर कोई मार रहा है किसी को मारने दो, हमारे क्या मतलब। ठीक है, ये वाली सोच रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, यानी सभी को नियम मानने चाहिए, कानून मानने चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे कोई मर भी जाए। ठीक है, लेकिन उसको नियम यानी कायदे कानून मानने चाहिए। यानी वो हॉस्पिटल वाला जो पर्चा है ना, वो हॉस्पिटल वाला पर्चा पहले जरूर भरेगा, उसके बाद उसका इलाज होगा। इस प्रकार की बात यहां पर कह रही है। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो अमरजीत है इस समय किस अवस्था में है। अमरजीत का सिंपल सा एक मतलब है, नियम कायदे कानून मानने चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो। यानी वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, वो चल रही है समाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समाज ये सब चीजें बताता है कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। उसके पीछे बच्चा अपना इतना तर्क नहीं लगाता। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट? नहीं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट नहीं होगा, ये आपका प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर आपकी स्टेज होती है। ठीक है, जहां पर बच्चा जो नैतिकता दिखा रहा है वो अपना सजा और दंड के अनुरूप दिखा रहा है। इंस्ट्रूमेंटल मैंने अभी आपको बताया टिट फॉर टैट वाली होती है, लेकिन यहां पर टिट फॉर टैट की कोई भी नहीं है। उसके अलावा गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन और आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देखिए, जो इसके अंदर आपकी कन्वेंशन लेवल है, जिसमें बच्चा समाज के अकॉर्डिंग चलता है, समाज के नियमों के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, उसकी दो आपकी स्टेज हो जाती है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल और आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें जब वो कानून को मानता है, ठीक है, नियमों को मानता है, व्यवस्था को मानता है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। सिर्फ किसका करता है, कानून को, नियमों को मानता है, चाहे उसकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की हो। तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फोर्थ के साथ आप लोग जा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये वाला है ना। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना थी। तो भाई एक आलोचना तो बता दी, कैरोल गिलिगन ने बता दी थी, एक आलोचना कि जेंडर वाइज कराया कोलबर्ग ने। ठीक है, देखते हैं और कौन सी आलोचना है। यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, करता है वही आपका। ठीक है, उसके अलावा यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग यानी जेंडर के प्रभाव की अवहेलना करता है। देखो, एक तो फैक्टर बता दिया जेंडर का यानी लिंग का, जिन्होंने पुरुषों को ज्यादा यानी जो मेल होते हैं उनको ज्यादा महत्वता दी और फीमेल को नहीं दी। दूसरा आपका सांस्कृतिक कारक। ठीक है, अब सांस्कृतिक कारक यानी जो कल्चरल फैक्टर होते हैं वो कैसे नैतिकता को प्रभावित करते हैं। देखिए मैं आपको ध्यान से बताता हूं। जैसा हम लोग इंडिया के अंदर जैसे अगर कोई मिलते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, शेक हैंड करते हैं, और भाई क्या हाल है, अगले वाला भी तभी शेक हैंड करेगा, बढ़िया भाई तू बता क्या हाल है। ठीक है, या लड़कियां भी आपस में मिल रही है तो इस प्रकार से शेक हैंड कर रही है किसी से। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग फॉरेन कंट्री के अंदर जाओगे या बॉलीवुड वालों को आप देखते हो तो क्या काम करते हैं, जब मिलते हैं ना तो शेक हैंड नहीं करते, ज्यादातर क्या काम करते हैं, मुंह से मुंह को मिलाते हैं, इस तरीके से मुंह को मुंह मिलाते हैं। ठीक है, अब सोच के देखो, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप लोगों का कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है मान लीजिए यहाँ पर, और आप उसके पास जा रहे हो और मान लीजिए शेक हैंड की जगह भी, हमारे यहाँ तो शेक हैंड भी नहीं करते गांव देहात के अंदर, और मान लीजिए वहां जाकर सीधा मुंह उसके यहाँ पर मुंह पे लगा रहे हो, तो पहले तो वही मारेगा जिसके मुंह पर मुंह लगा रहे हो। ठीक है, फिर उसका घर वाले भी मारेंगे, बता यार मुंह से मुंह लगा रहा है, ना जान ना पहचान, थोड़े बहुत जानते हैं उसी से, बता। तो ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर है आपस में मिलने का, ये कल्चर इंडिया में चल पाएगा? बॉलीवुड वाले तो चला रहे इसको,
इंडिया में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन जो बाहर की जो कंट्री होती है, जो फॉरेन कंट्री होती है, वहां पर तो इसी तरीके से करते हैं ना। तो उनके लिए नैतिकता क्या हो जाएगी? कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम लोग ऐसे मिलते हैं फॉरेन कंट्री के लिए, कि हम लोग तो सभी ऐसे मिलते हैं, तो उनके लिए नैतिकता अलग है। लेकिन अगर यही इसी तरीके से मिलना जुलना रह जाएगा इंडिया के अंदर, तो यहां पर गुट बजेंगे बढ़िया तरीके से, लड़ाई बजेगी यहां पर। तो नैतिकता अलग हो गई ना दोनों जगह। एक जगह तो एक चीज ठीक है और दूसरी जगह दूसरी चीज गलत है, तो नैतिकता अलग हो गई। तो किसका प्रभाव पड़ा नैतिकता के ऊपर? संस्कृति का प्रभाव पड़ा, कल्चर का प्रभाव पड़ा। हमारे कल्चर के अंदर ऐसा नहीं बताया गया ऐसे मुंह से मुंह मिलाकर तब मिला जाता है, ठीक है। तो इसका किसका प्रभाव पड़ता है? कल्चर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये एक और इनके सिद्धांत की आलोचना करी थी कि कल्चरल डिफरेंस को इन्होंने महत्व नहीं दिया था, जबकि कल्चर का प्रभाव नैतिकता के ऊपर पड़ता है। खुद ट्राई कर लो, अपने पड़ोसी के घर में जाओ, ठीक है, या मान लीजिए कोई आपका जानने वाला है, और ऐसे मुंह से मुंह मिला के कहो हेलो, तभी देखना आपका मुंह तोड़ देगा। ठीक है, आंसर आपका सेकंड ठीक हो जाएगा। अगली ओर बढ़ते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो है ना, क्या नाम है वो, करण जौहर हो गया, एक रणबीर कपूर हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसे मिलाते हैं जैसे पता नहीं यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, और बड़े स्टाइल में मिलाते हैं, ठीक है। अगर ये गांव देहात के अंदर चले जाएंगे ना भाई, बड़े बूढ़े जो है ना, इनको बढ़िया से तोड़ेंगे दबा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हाइंज दुविधा कौन सी, किसकी? हाइंज दुविधा, हाइंज डिलेमा। डिलेमा आप लोग समझ गए क्या है? नैतिक दुविधा, जिसके अंदर आप लोग फंस जाते हो, कंफ्यूज रहते हो। तो यहां पर हाइंज भी फंस गया था। हाइंज किसके अंदर फंस गया था? यार मेरी बीवी के लिए मैं चोरी करूं या फिर मैं क्या काम करूं चोरी करने के अलावा? बताओ कमेंट बॉक्स में। या तो मैं चोरी करके दवाई ले लूं या फिर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दूं। तो हाइंज यहां पर दुविधा के अंदर फंसा हुआ था। किसमें? दुविधा के अंदर फंसा हुआ था। पर आशा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है, क्या देती है आशा? कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत बात होता है, चाहे इनकी घरवाली मर जाए, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए अंकल, ठीक है। तो आशा इस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है। देखो लड़की क्या बात कर रही है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आशा किस लेवल पर है? बताओ भाई, आशा किस लेवल पर है? तो मैंने बताया आशा किसकी बात कर रही है यहां पर? चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करोगे तो क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, समाज के नियमों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अरे उसके घरवाली मर रही है लॉरेंस कोलबर्ग की, मर जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो समाज के अकॉर्डिंग चलेगा। तो किस लेवल पर है? समाज के अकॉर्डिंग चल रहा है जब बच्चा, समाज के नियमों को मानना है, समाज ने जो सही कहा सही, गलत कहा गलत। तो कौन सा है? आपका कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका इसके थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है आप लोगों का? थर्ड के साथ आप लोग जा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कोलबर्ग के, ये लाल लगा लेना, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताओ किसे माना जाएगा कोलबर्ग के सिद्धांत के रूप में? पहला, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। अच्छा जी, उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया था। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए अगर कोई छोटी बच्ची है और छोटी बच्ची से पूछेंगे कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम मेरे अपने पापा पसंद रहेंगे या तुम्हें घर वाले पसंद रहेंगे? तो छोटी बच्चे क्या कहेगी? मुझे मेरे पापा पसंद रहेंगे, सबसे ज्यादा मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी आएगी, यानी कि उसके अंदर आपकी संज्ञानात्मक पक्ता आएगी, वो मानसिक तौर पर मैच्योर होते जाएगी, उसका मानसिक विकास होता जाएगा, तो उसको किसके बारे में पता चल जाएगा? नैतिकता के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। कि भाई तेरा घर जो है यही है, यही जो तेरा पति है यही तेरा परमेश्वर है, इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, ये घर तेरा छूट गया, अब शादी के बाद तेरा घर है, असली घर वही है, ठीक है। तो यहां पर जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है और नैतिक परिपक्वता, उसके बीच में एक सहयोग का भी समर्थन इन्होंने करा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका सेकंड यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। तुझे क्या हुआ? अच्छा जा, तू भी मैंने परेशान करता रहा इतनी चीजों में। ले, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित होता है? बताओ कौन सा मॉडल सम्मिलित होता है? नैतिक विकास के जो चरण होते हैं, यानी कि जो इनकी स्टेज होती है, जो 6 स्टेज होती है, उनका स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यानी वो यूनिवर्सल होती है। बिल्कुल ठीक बात है। जो इन्होंने अपनी 6 अवस्थाएं बताई हुई है, क्या बताई हुई है? 6 अवस्थाएं, 6 स्टेज बताई हुई है। जैसा आप लोगों को ध्यान होगा, जब मैंने आपको प्याजे वाली वीडियो बताई थी, तो प्याजे ने अपनी कितनी अवस्थाएं बताई थी? प्याजे ने अपने 4 अवस्थाएं बताई हुई थी, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी 6 अवस्थाएं बताई हुई है।
तो इन्होंने दोनों ने क्या कहा था कि जैसे जैसे बच्चा इन अवस्थाओं से होकर गुजरता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता रहता है। इसलिए इन दोनों ने क्या कहा था कि विकास कैसा प्रोसेस होता है, विकास आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, विकास आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि अवस्थाओं के अकॉर्डिंग चलता है। कैसा प्रोसेस होता है, आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि आपका अवस्थाओं के अकॉर्डिंग चलता है। जबकि विकास कैसा प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और कब्र तक आपका विकास चलता है। तो यहां पर यह भी बनता है कि जो आपके डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस के यानी कि विकास जो अनिरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया, उसके समर्थक कौन थे, आपके पियाजे थे, कोलबर्ग भी थे, या एरिक एरिक्सन भी सीटेट के एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर आपको समझनी है कि जब यहां पर बच्चा इन 6 स्टेज से होकर गुजर रहा है, जो बात पियाजे ने अपने यहां पर 4 इसमें बताई थी, स्टेज के अंदर बताई थी, इन्होंने कहा दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे आप लोगों में हूं सभी है, ये सभी बच्चे इन्हीं अवस्थाओं से गुजरकर अपना विकास करते हैं या अपना नैतिक विकास करते हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सल माना था नेचर के अंदर मोरल डेवलपमेंट को, कि सभी का मोरल डेवलपमेंट इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका पहला आंसर से हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फर्स्ट के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, देखो इन्होंने कहा देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। कंटिन्यूटी नहीं, ये बात करते हैं आपके डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ क्यों ना हो। किसके खिलाफ की बात हो रही है, सामाजिक कानून के खिलाफ की बात हो रही है, यानी समाज के खिलाफ की बात हो रही है, नियम कायदे कानून के खिलाफ की बात हो रही है। कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया ना, तो पर्चा वर्चा भाड़ में गया हॉस्पिटल का, सबसे पहले उसका इलाज करो। ठीक है, और फिल्म के अंदर जो हीरो रहते थे वो क्या काम करते थे, विलन, तभी पिस्टल निकालते तो डॉक्टर की कनपट्टी पर रखते थे, चल वे पहले इसका इलाज कर, बाद में तेरा पर्चा वर्चा भरा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सामाजिक कानून के खिलाफ हो, तो समाज ने तो कानून बना दिया कि अगर आ गया, समाज ने तो कानून बना दिया। ठीक है, कि मान लीजिए पहले पर्चा बनना जरूरी है, हॉस्पिटल ने कानून बना दिया, समाज ने कानून बना दिया कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कोई हेल्प करता है, तो उसको भी यहां पर थोड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो है व्यक्ति तर्क कर रहा है कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, मानवाधिकार, मानव जरूरी है, जान जरूरी है। तो अब आपको बताना है वो आपका किस स्टेज पर है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये तो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज है, इस पर तो नहीं है आपका बच्चा, क्योंकि यहां पर बच्चा अब खुद के अकॉर्डिंग चल रहा है, समाज के अकॉर्डिंग यहां पर बच्चा नहीं चल रहा है, खुद से डिसीजन ले रहा है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। उसके अलावा गुड बॉय एंड गुड गर्ल की आपकी कन्वेंशनल लेवल पर है, तो इसके लिए भी यहां पर आपका बच्चा नहीं है। उसके अलावा ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निशा अपना होमवर्क यानी गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि होमवर्क पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। बस शर्मिंदा से डर गई नेहा, अरे हमारे तो इतना तोड़ते थे, ऐसी मैडम थी, ऐसा थप्पड़ मारती थी, कान से खून निकाल देती थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खतरनाक होते थे, होमवर्क पूरा ना करने पर मुर्गे बनाए जाते थे। ठीक है, हाथ खड़े करे जाते थे, मैंने बताया ना, ऐसी ऐसी पनिशमेंट देते थे, ये बीच में उंगली यूं रख के पेन को दबाया जाता था। ये बस शर्मिंदा होने से बची, हमें करवा लेते स्कूल में, खूब शर्मिंदा कराओ। मान लीजिए हम होमवर्क नहीं करके आएंगे, खूब हमें शर्मिंदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत छोटे लेवल के आजकल के बच्चे हैं ये। ठीक है तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरीके का जो तर्क दिया जा रहा है वो किस चरण को दर्शाता है। यानी वो शर्मिंदा हो रही है, कौन, नेहा शर्मिंदा हो रही है, पूरी क्लास वालों के सामने मुझे कहेगा ओ शेम शेम शेम, अपना होमवर्क करके नहीं आई, तो मैडम ने उसकी क्या काम कर दी, इस प्रकार से शर्मिंदा कर दिया कि सभी बच्चे शेम शेम कर दो इसकी, निशा की। ठीक है, इसने अपना होमवर्क नहीं करा तो शर्मिंदा हो गई, यानी कि उसे अपना डर हो गया कि जो समाज है, समाज के अंदर स्कूल है, वहां पर मेरी इमेज खराब हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपके किस स्टेज के किस लेवल के अंदर आ जाएगी, प्री कन्वेंशनल, जी नहीं, ये होता है आपका कन्वेंशन लेवल के अंदर। जब बच्चा यहां पर गुड बॉय और गुड गर्ल की, कौन सा, जब बच्चा यहां पर गुड बॉय और आपका गुड गर्ल की इमेज बनाता है, वो समाज के अकॉर्डिंग ये दिखाता है कि मैं गुड बॉय हूं, समाज के अकॉर्डिंग ये दिखाता है मैं गुड गर्ल हूं। ठीक है, सभी काम ऐसे करता है जिससे आपका समाज कैसा करे, वाह बहुत बढ़िया। पढ़ता है इस स्टेज के अंदर, यहां पर बच्चा क्या काम करता है, पढ़ता है, ताकि समाज के लोग कैसे करे, तुम्हारा बच्चा तो बहुत पढ़ा हुआ है, अरे तुम्हारा बच्चा तो रैंक लेकर आ रहा है। तो यहां पर बच्चा समाज के अकॉर्डिंग चल रहा है, समाज के अकॉर्डिंग अपने आप
आपको अच्छा और लड़का और अच्छा लड़की यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, तो आपका कन्वेंशन लेवल के अंदर है, मतलब एक तरीके से गोल्डन रूल यहाँ पर स्थापित करता है, ठीक है, गोल्डन अवस्था के अकॉर्डिंग ये आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कन्वेंशनल लेवल की आपकी हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी, गुड बॉय एंड गुड गर्ल हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहाँ पर सेकंड के साथ जा रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, या तो आप लोग इससे जुड़े हुए 30 क्वेश्चन कर लो, या जो मैंने आपको वीडियो बताई है, वीडियो के अंदर जो जो बातें आपको समझाई है, या वो देख लो। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो चीजें मैं समझाया करूं आपको, इसलिए मैं जो चीजें समझाता हूं डिटेल में समझाता हूं, उनमें थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि समझाने के बाद अगर बच्चे की समझ में नहीं आया ना तो कुछ फायदा नहीं है। या तो क्वेश्चन आंसर कराता चला जाओ जल्दी जल्दी, या फिर समझा के आपको चीजें कराओ। तो आप लोग खुद देख लेना एग्जाम तक, जब आपके एग्जाम के टाइम आएगा कि आपकी समझ कितनी बढ़ गई है, ठीक है। तो आप लोग क्वांटिटी के ऊपर मत भागिए, क्वालिटी के ऊपर भागिए, जो मैं आपको चीजें कराता हूं। अगला और लास्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से मानदंड कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों से मिलते हैं। बताओ भाई, यहां पर कौन कौन से ऐसे आपके क्राइटेरिया होते हैं जो कोलबर्ग के जो आपके लेवल है उनसे मिलते जुलते रहते हैं, जरा उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। पहला आपके सामने दिया हुआ है समग्र संरचना, ठीक है। अब देखिए जिन्होंने लेवल बताए थे, तो सभी बच्चे का जो आपका नैतिक विकास होता है वो एक प्रकार से होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक रूप से होता है, तो एक प्रकार से मिलता जुलता है आपका। दूसरा बताया इन्होंने गुणात्मक अंतर, बिल्कुल ठीक बात है, क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है, ठीक है। नैतिकता के बीच में डिफरेंस पाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि कोई लड़की अपने हस्बैंड को चुनेगी, अपने फादर को चुनेगी, यही डिफरेंस आ गया। कोई कह रही हस्बैंड को, कोई कह रही पिताजी को, तो ये डिफरेंस भी पाया जाता है। और आपका अपरिवर्तनीय अनुक्रम होता है। देखिए जो यहां पर सीक्वेंस रहता है ना अवस्थाओं का, जो इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने भी बताई थी, ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता है, इसके अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी आपका इससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखो मैंने कहा था लगभग 45 मिनट में आपकी वीडियो मैं खत्म कर दूंगा, और इतना ही टाइम मतलब हमारा हो गया है। और आपके एग्जाम से में 1 से लेकर 2 नंबर का जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है। सारी चीजें इससे संबंधित जो मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोग ने यहां पर आंसर भी अच्छे तरीके से दे रहे हो। तो अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों का आज के इस क्लास के अंदर कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। क्लास पसंद आए तो अपने दोस्त यारों के पास शेयर कर दिया करो, उन्हें भी जोड़ दिया करो कि भाई डेली यहाँ पर क्लास चलती है, तो उन्हें आप लोग जोड़ देना। और अगर किसी को कोर्स चाहिए सभी सब्जेक्ट विद कंटेंट के साथ, तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। पूछिए अब आपका क्या सवाल है, फिर मैं उसका आंसर दूंगा और हमारी क्लास यहाँ पर फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, 14 नंबर अंबिका के है, ठीक है। ठीक है भाई, चैप्टर बढ़िया है, पसंद आया, इंटरेस्टिंग था चैप्टर सर, सारे सही है, ठीक है। यानी आप वो वाली क्लास लेते जा रहे हो साथ के साथ, ठीक है। ठीक, अच्छा था, नाइस सेशन सर, थैंक यू डियर सर। 15 में से 10, करनाल के लाडली का ये 13, ठीक है। और उसके अलावा प्रियंका सोनी के 12 आए हैं, जुन्नी शाह के 15 में से 15 आए हैं, ठीक है भाई। अच्छा, यानी लॉरेंस कोलबर्ग सभी को ज्यादातर आता है, ठीक है। ठीक, अच्छा स्कोर आ रहा है। सोनू यादव के आए 12 में से 15, अरे इसे सही लिख लिया करो, कुछ बच्चे इसको लिखते रहते उल्टा सीधा, ठीक है। भाग्यश्री के 15 में से 15, सबनम के 15 में से 15, रुचि के 14 नंबर है, और गविष्कार के आपके 14 नंबर है, ठीक है। स्कोर आपका अच्छा रहा है आज की क्लास के अंदर, ठीक है। एग्जाम के लास्ट में मैं कराता हूँ हार्ड क्वेश्चन, उसमें फिर आपका तेल निकालूंगा, लेकिन उसमें देखना अगर आपने डेली क्लास ली ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसा ही मतलब आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल 8 बजे। 8 बजे किसी और दूसरी क्लास में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक आप लोग इनकी रिवीजन कर लेना, और जो आपको टॉपिक फर्स्ट जीनी प्याजे करा है उसको देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, कोई भी आपको टॉपिक चाहिए, क्लास चाहिए, और साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, वो टॉपिक वो क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए कल मिलता हूँ आप लोगों से, गुड नाइट, टेक केयर।